एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष जो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और महाभियोग लाने की जो तैयारी कर रहा है, आखिर इसके क्या मायने। और इसी के साथ साथ में एनसीईआरटी की जो विवादित किताब जिन 3 लेखकों के द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन पर कहीं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम पर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष जो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और कहने के अब महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि वर्तमान में जो विपक्ष है वो नेगेटिव राजनीति कर रहा है। आपने संसद के खिलाफ महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, जबकि आपको जानकारी है कि आपका सदन में बहुमत नहीं है, आप किसी भी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं जीत सकते। इसी प्रकार से आपने एक हाईकोर्ट जज जिसने केरल में हिंदुओं के पक्ष में दीप जलाने के लिए फैसला दिया था, उनके खिलाफ आप इम्पीचमेंट मोशन ले आई। तो ये मेरी राय में एक नेगेटिव राजनीति है और जनता सब समझती है कि कौन कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर रहा है। बेसिकली हमारी जो राजनीति होनी चाहिए वो जनता के लाभ के लिए होनी चाहिए, ना कि पार्टियों के लाभ के लिए। इससे अगर मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन हट भी जाते हैं तो उससे विपक्षी पार्टियों का एक संतुष्टि हो जाएगी, उनकी एक ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। परंतु ज्ञानेश कुमार एक निष्पक्ष और बड़े कठोर परिश्रम वाले व्यक्ति हैं। वो जिस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करवा रहे हैं, उन्होंने बंगाल में भी ममता दीदी की काफी आलोचनाएं सुनी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सही बताया। तो ये विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष इससे कुछ हासिल कर पाएगा जी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जब मुझे मालूम है, मैं मान लीजिए तीसरी क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैं एमए का एग्जाम दूंगा, मुझे मालूम है कि मैं एमए के एग्जाम में 2 नंबर भी नहीं पा पाऊंगा, मेरी उतनी काबिलियत नहीं है, और मैं एमए का एग्जाम देने लग जाता हूँ कि साहब मैं तो एमए का एग्जाम दूंगा। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना कि मैं तो एमए का एग्जाम दूंगा, तो अगर वो एमए का एग्जाम देगा तो निश्चित रूप से फेल होगा। इसी तरीके से इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है, चाहे वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो केरल उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन हो, और चाहे वो चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन हो, इन सब चीजों से मैं नहीं समझता कि विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला है। जी जस्टिस मित्तल, अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की बुक, जिसमें कहने की अदालतों में भ्रष्टाचार का जो चैप्टर है उसको लेकर के काफी एक लंबा विवाद चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए एक कड़ा निर्देश जारी किया। लेकिन इसके बाद कहने की अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जो लेखक थे उन पर कहने की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आप इस फैसले के क्या मायने देखते हैं? हाँ, मेरी राय में उन पर प्रतिबंध पूरी तरह उचित है, क्योंकि उनमें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि किस प्रकार से। देखिए, लेखक वहां स्वतंत्र होता है जहां वह स्वतंत्र रूप से अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करता है या कोई लेख लिखता है। परंतु कोई लेखक अगर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले स्कूल के करिकुलम में, उसके पाठ्यक्रम में ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखता है, तो मैं समझता हूं कि उस लेखक की बुद्धिमत्ता शून्य है और ऐसे लेखक को पैनल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लेखक को किसने अपॉइंट किया ये भी देखा जाना चाहिए। तो उन लेखक को अगर प्रतिबंधित किया गया है तो ये बिल्कुल सही कदम है और इससे ज्यादा भी कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। जी जैसे मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि ईरान इजराइल के बीच जारी जो युद्ध है, इसका इम्पैक्ट अब कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से भारत में पेट्रोल और गैस के दामों में उछाल दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो
गैस सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी खास करके जो संकट भारत में फिलहाल जो नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, अगर ये माना जाए कि सरकार इस बारे में कोई प्रयास नहीं कर रही है, तब तो अदालत के निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। परंतु पहले ही दिन से सरकार की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि वो इस बारे में जो गैस उत्पादन कंपनी है उनको 10% उत्पादन बढ़ाने के लिए कह चुकी है, और ये भी व्यवस्था कर दी है कि जो पहले 15 दिन में सिलेंडर बुक होता था वो 25 दिन में बुक होगा, और 25 दिन में बुक होने के 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा। देखिए, सामान्य रूप से एक परिवार में, जहां तक मेरा मानना है और मेरा भी अनुभव है, कम से कम 2 महीने एक गैस सिलेंडर चल जाता है। और सरकार की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इसमें अब कटौती बढ़ती जाए, थोड़ा इसमें कोई भी, इसमें जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसमें भारत सरकार का या मोदी सरकार का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। आप ये कहें कि सरकार जागरूक नहीं थी या सरकार ने लापरवाही की, मुझे इसमें सरकार की कोई लापरवाही प्रतीत नहीं होती है और न ही सरकार की कोई त्रुटि प्रतीत होती है। सरकार अपने लेवल से, उसने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी बना दिया है, उसने कॉमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी है कई स्टेट्स में, और उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसी दशा में जब सरकार अपना कार्य सक्षम रूप से कर रही है और भरपूर प्रयास कर रही है कि लोगों को रसोई गैस की समस्या ना हो, तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी शशि मित्तल, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का ये मानना है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है जो जनता को सहूलियत प्रदान कर सके। देखिए, विपक्ष के लिए मुझसे कुछ ना कहलवाएं आप तो ज्यादा अच्छा है। विपक्ष तो सरकार के हर फैसले की आलोचना करता है। विपक्ष झूठ बोलने में भी कोई संकोच नहीं करता है। विपक्ष आज भी 100 बार ये कहता है कि ट्रंप के कहने से पाकिस्तान का युद्ध रुका, जबकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश सचिव सब लोग स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने में किसी भी तीसरे कंट्री का कोई दखल नहीं था। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, अमित शाह जी भी कह चुके हैं, विदेश मंत्री भी कह चुके हैं, और पीयूष गोयल साहब भी कह चुके हैं, विदेश सचिव भी कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं। परंतु इनको वही एक रटा रटाया शब्द कि ट्रंप ने ये कह दिया। अरे, अगर आप ट्रंप को इतना मानते हो तो चले जाओ अमेरिका, फिर यहाँ राजनीति करने की क्या जरूरत है? तो भैया, विपक्ष के बारे में मुझसे ना कहलवाएं तो ज्यादा अच्छा है। और विपक्ष का काम आलोचना ऐसी होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना, ऐसी स्वस्थ आलोचना जिसमें वो कुछ सुझाव भी दें। खाली आलोचना करने से काम नहीं चलता। अगर देखिए कोई समस्या है तो मुझे कोई सुझाव देना चाहिए कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, सरकार को ये कार्य करना चाहिए। परंतु ऐसा कोई सुझाव आज तक मैं समझता हूं कि पिछले 11 साल में सरकार के लिए कोई नहीं आया है, सिवाय आलोचना करने के, बुराई करने के और सरकार को कोसने के। तो ये फिर वही नकारात्मक राजनीति है, इसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष अगर ये कहता है कि देखिए, ट्रेड डील को लेकर के कितना हल्ला हुआ, जबकि ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। एक प्रारंभिक स्टेज में बातचीत हो रही थी, तो ट्रेड डील को लेकर के इतनी हंगामा हुआ, टैरिफ को लेकर के इतना हंगामा हुआ, एप्स्टीन फाइल को लेकर के आजकल इतना हंगामा हो रहा है, पहले भी राफेल की खरीद पर इतना हंगामा हुआ। तो ये तथ्यहीन आरोप हैं। इन आरोपों में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है जी। और विपक्ष शायद जनता के सामने ये शो करना चाहता है कि वो जनता की समस्याओं के प्रति जागरूक है, परंतु मेरा मानना यह है कि विपक्ष जनता की समस्याओं के प्रति किंचित मात्र भी जागरूक नहीं है। वो केवल और केवल ये चाहता है कि उनको किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त हो जाए, और इन हथकंडों से सत्ता प्राप्त नहीं होती है। आपको कार्य करना होता है, जनता के बीच में अपना विश्वास पैदा करना होता है, जनता के मुद्दों को उठाना होता है, जनता के मुद्दों की समस्याओं का समाधान निकालना होता है। अगर मान लीजिए विपक्ष आज सत्ता में होता तो विपक्ष क्या कदम उठाता? अगर विपक्ष यही बता दे कि हम ये कदम उठाते तो ठीक है, सरकार उस पर विचार करे, परंतु सिर्फ और सिर्फ आलोचना कर देना ये
उचित नहीं। तसे मित्र आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।